हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स के 30 क्वेश्चंस की, जो कि आए हुए हैं 2018 दिसंबर पेपर 2 में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैथ्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 31st। इन ए मीटिंग 4/25 ऑफ मेंबर्स वर फीमेल, व्हाट परसेंट ऑफ मेंबर्स वाज दिस। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थीं। यह सदस्यों का कितना प्रतिशत है। हमें बताना है कि मीटिंग में जितने मेंबर्स थे उनमें अगर 4/25 फीमेल्स थी तो वो कितने परसेंट थी। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करके भी देखेंगे और अच्छे से। तो देखिए, हमें फ्रैक्शन गिवन है कितना, 4/25। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शन को क्या में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। तो ये कितना आ गया, 16%। ऐसे ही अगर यहाँ पे कोई और फ्रैक्शन वैल्यू दी रहती और उसको परसेंटेज में करना रहता तो हम क्या करते, 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर इसका अपोजिट आ जाता कि अगर परसेंटेज से हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में करना है, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो फिलहाल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। A shop reduced its price by 10%. What is its new price of an item which was previously sold for 500 rupees? एक दुकानदार ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या होगी जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी। ठीक है, अगर वो चीज़ पहले 500 रुपये में बेची जाती थी तो अब उसकी 10% के बाद कीमत कितनी होगी। तो 500 का 10% कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़। ठीक है, और तो हमें क्या करना है, उसमें से 10% कम कर देना, मतलब हम 50 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 450 रुपीज़। ये एक तरीका हो गया, 450 रुपीज़। अब दूसरा तरीका देखिए, मान लीजिए कि उसकी पहले कीमत कितनी बेची जाती थी, 100 रुपये, और बाद में इसकी कीमत कितनी हो गई, 10% घटने के बाद कितनी हो जाएगी, 90 रुपये। अब 100 रुपये ये हमने माना है, लेकिन ओरिजिनली 100 रुपये कितने के बराबर है, 500 के बराबर है। मतलब ये इसका कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो अभी जो न्यू कीमत है उसका भी क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 450 रुपीज़। ठीक है, आपको दो तरीके हैं, आप दोनों में से जिसे चाहें उससे कर सकते हैं। बट तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, 450 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। गिवन बिलो इज द डाटा सेट ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। नीचे तापमान का एक डेटा सेट दिया गया है। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। डाटा का परिसर क्या है। सबसे पहले रेंज क्या होती है, रेंज होती है किसी डाटा की हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, मतलब डाटा का जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से हमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू, छोटी वैल्यू को माइनस करना रहता है। मतलब हमारा डाटा कितने से कितने रेंज तक में लाई कर रहा है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे डाटा में कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है, 8। ये 2 बार आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें क्या लेना है, मतलब 8 हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट वैल्यू। अब देख लेते हैं लोवेस्ट वैल्यू क्या है, -0। ज़ीरो को भी इंक्लूड करना है, ये नहीं कि 0 है तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम 2 ले लें या कोई और वैल्यू ले लें जो गिवन हो। तो हमें 0 को भी लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। रेंज कितना आ गया, 8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हाँ ऑप्शन में 8 डिग्री सेल्सियस नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक होगी या तो PDF में थोड़ी मिस्टेक होगी। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, 8 की जगह -8 हो। तो जब हम हाईएस्ट वैल्यू करेंगे तो वो कितना होगा, 8, और फिर माइनस करना है, और हमारी लोवेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, -8। ठीक है, तो अब हम करेंगे
तो हमारी क्या आ जाएगा 8 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 कितना आ जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। तो यही आंसर सीटेट ने दिया है। तो शायद पीडीएफ में मिस्टेक होने के कारण यहाँ पे ये माइनस जो वैल्यू है वो नहीं आई है, इसलिए अगर हम एज अ माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मैच कर जाएगा। और वैसे आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो जो भी वैल्यू डाटा दिया हो उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 34। ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर ऑब्जर्व्ड एज। हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, हेड टेल ऐसे करके कितने 10 ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं। एक सिक्के को कितने बार उछाला जाता है 10 बार उछाला जाता है, और इसका परिणाम का अवलोकित किए जाते हैं इस प्रकार से। तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, चित्त प्राप्त करने की संभावना क्या है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हमारा क्या है हेड, तो हेड कितने टाइम्स आया है वो हमें काउंट करना है। यहाँ पे 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 4 5 एंड 6 टाइम। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 6, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए, या तो आप इस टोटल को काउंट कर लिए, हमें दिया ही गया है कि कितने टोटल हैं 10 आउटकम्स हैं। तो इसको कैंसिल करने के बाद हमारा क्या आएगा 3/5। ऑप्शन में हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है 3/5, हमारा आंसर क्या हो गया फर्स्ट 3/5 आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही हम टेल का भी देख लेते हैं कि टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो नीचे तो हमें टोटल अभी भी हमारे पास 10 है। अब क्या गिन लीजिए टेल कितने बार है 1 2 3 एंड 4 टाइम्स है, तो ये कितना हो गया 2/5। टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/5, और हेड की कितनी हो गई 3/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। अगेन इस क्वेश्चन में जो साइन है वो मिसिंग है, तो ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप डज नॉट हैव वर्टेक्स। निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं है या नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पिरामिड, फिर है प्रिज्म, कोन, शंकु या स्फीयर गोला। तो हमें पता है कि 3 डायमेंशन पिरामिड कुछ इस तरीके का होता है, इसके नीचे तो ये 3 डायमेंशनल फिगर होती है इस तरीके से। तो ये वाला जो होता है वो क्या होता है वर्टेक्स होते हैं। तो प्रिज्म पिरामिड में तो क्या होता है वर्टेक्स होता है, प्रिज्म भी इसी प्रकार का होता है, बस इनमें क्या होता है बेस का फर्क होता है। ठीक है, तो प्रिज्म और पिरामिड दोनों में ही क्या होते हैं वर्टेक्स होते हैं। कोन में भी क्या होते हैं वर्टेक्स होता है, ये क्या है वर्टेक्स है, तो ये भी होता है। लेकिन जब स्फीयर होता है उसमें क्या होता है वर्टेक्स नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा स्फीयर, स्फीयर में वर्टेक्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। इसमें क्या है यहाँ पे कुछ मिसिंग है, वो हम पहले ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड आएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा, और 5x - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पे दोनों ही इसमें बेस सेम है 5/7 एंड 5/7, तो पावर क्या हो जाएंगी सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो क्या आएगा हमारा 5/7, इसकी पावर कितनी है 4, तो अब इन दोनों का बेस 1 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा सब्सट्रैक्ट होने के बाद कितना आ जाएगा 5/7 टू द पावर 1। 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू साथ में क्या चल रहा है 5/7 टू द पावर 5x - 2। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही जगह क्या है बेस सेम है, तो इनकी पावर को हम क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे, बराबर में रख देंगे। तो यहाँ पे इस
LHS में क्या था 1 था, और इस साइड हमारे पास 5x माइनस 2 है। ये माइनस का 2 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा LHS साइड आने पर। यहाँ पे 5x ऑलरेडी है, ये कितना हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 5x। अब ये वाला जो 5 है ये कहाँ है, मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो कितना आ जाएगा 3/5। x की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। तो हम ऑप्शन में देखते हैं 3/5 कहाँ है, ये है थर्ड ऑप्शन पे 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। इसमें भी सिम्बॉल्स मिसिंग है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। ए ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट इज। ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच में संबंध दिखाता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे हिस्टोग्राम कहते हैं, या पाई चार्ट कहते हैं, या बार ग्राफ कहते हैं, दंड आलेख, या पिक्टोग्राफ कहते हैं, चित्र आलेख? तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम किसी पूरे में से किसी का पार्ट अगर शो करते हैं तो ये क्या होता है, एक पाई चार्ट होता है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, पाई चार्ट। हिस्टोग्राम हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पार्ट और होल की बात नहीं करते हैं, पाई चार्ट में हम पार्ट और होल की बात करते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई चार्ट, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। इफ q इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर p देन p इज। यदि q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है तो p है। देखिए, अगर p का स्क्वायर क्या है, q है, p का स्क्वायर क्या है, q है, तो q क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ q। p क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ q। और ये सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज़ एक चीज़ का स्क्वायर है तो दूसरी चीज़ उसका क्या है, वर्ग है, वर्गमूल है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब दिया रहता तो आप क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ q का वर्गमूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। द वैल्यू ऑफ √91, √70, √121। ठीक है, दोनों आप में क्या है, मल्टीप्लाई में है। सॉरी, यहाँ पे भी साइन मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी इस तरह की संख्या हो तो हम पीछे से शुरू करेंगे, मतलब हम पहले 121 को सॉल्व करेंगे और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, तो ये 11 × 11 हो जाएगा, तो एक 11 बाहर आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 121 स्क्वायर रूट से निकलने के बाद कितना हो जाएगा, 11। अब 70 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 81। अगेन ये अंडर रूट में है, तो 81 9 × 9 होता है। यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 9, यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 9। अब 9 और 91 कितना हो जाएगा, 100। ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 100। तो 100 को जब हम बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट के तो कितना बाहर आएगा, 10। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। इन अ पार्क 784 प्लांट्स आर अरेंज सो डैट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज। द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज। एक पार्क में 784 पौधे हैं, व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्तियों में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितने पौधे हैं और कितनी पंक्तियाँ, दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पंक्ति कितनी है, x है,
और उसमें एक्स ही पौधे हैं, एक्स पौधे हैं और एक्स पंक्तियां हैं, को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 784। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना की वैल्यू कितनी आ जाएगी 784। एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा अंडर रूट 784। तो 784 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 784 किसका स्क्वायर रूट होता है 28 का। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 28। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स क्या थे सेम थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28। वैसे ये 784 का अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं पता हो तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो एलसीएम की तरह किया जाता है, जिसमें एलसीएम लेने के बाद आप क्या करते हैं 2 2 के पेयर कॉमन निकाल करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और नेक्स्ट है शॉर्ट डिवीज़न मेथड, जो कि 8th क्लास की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो हम दोनों ही मेथड से कर सकते हैं। एलसीएम मेथड ज़्यादा इजी है, तो आप उससे ट्राई कर लीजिएगा। वैसे इसका आंसर कितना है 28, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। If two quantities x and y vary inversely with each other, then which of the following is true? यदि दो राशियां x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम क्रम रूप में घटते बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन समझिए कि x और y क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब x इक्वल्स टू 1 में y बोल सकते हैं या फिर y इक्वल्स टू 1 में x बोल सकते हैं। इस कंडीशन में हमें क्वेश्चन गिवन है तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या होगा सही। दोनों ही ले सकते हैं, हम y को इधर भेज दें और x को नीचे ले लें, तो क्या हम मान लेते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं कि x इक्वल्स टू 1 में y है। ठीक है, तो हमारा जो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, इसको एक तरह से ऐसे देख सकते हैं, x y क्या है डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चले जाए तो एक्स वाई इक्वल्स टू कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, उनके संबंधित मानों का अनुपात समान बना रहता है। या फिर द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन सेम, उनके संबंधों मानों का गुणन एक समान बना रहता है। या समेशन ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन सेम, उनके संबंधित मानों का योग समान बना रहता है। या डिफरेंस ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन सेम, उनके संबंधित मानों का अंतर एक समान बना रहता है। तो जब कोई चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी तो क्या होगा, इनके जो प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो एक्स वाई इक्वल्स टू क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, हमने y को इधर पहुंचा दिया तो एक्स वाई इक्वल्स टू 1। अब x की जगह हम कोई और वैल्यू ले सकते हैं, y की जगह कोई और वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो जो इनका प्रोडक्ट है वो क्या आने वाला है कांस्टेंट आने वाला है। इनका रेशो कभी कांस्टेंट आएगा ये ज़रूरी नहीं है, इनका समेशन योग है वो कांस्टेंट आएगा या डिफरेंस कांस्टेंट आएगा ऐसा नहीं। तो हमने देखा कि क्या है प्रोडक्ट इनका कांस्टेंट आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। गिवन एक्स वाई इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा 6, जब हम करेंगे इनका मल्टीप्लाई तो वाई 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 आएगा, देन वाई द वैल्यू ऑफ वाई इज़। ठीक है, हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है और हमें बताना है कि इसमें y की वैल्यू क्या रहने वाली है। ठीक है, अगर आप नहीं गैस कर पा रहे हैं कि वैसे तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स में भी है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू सपोज करनी है जिसका मल्टीप्लाई इससे करने पर क्या आ जाए, यहाँ पे तीनों ही में सेम नंबर आ जाए। आप नहीं सोच पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन उठाइए
और एक एक करके पुट करना शुरू कर दीजिए। वेरी सिंपल, कोई लॉजिक नहीं लगाना है। पहले 8 रखेंगे यहाँ पे, 7, y की जगह क्या रख दो 8 और 6, 8 6 56। तो ये और ये अगर सेम आएगा तो उस ऑप्शन को कंटिन्यू करना है, नहीं तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे 8 आ रहा है और यहाँ पे 6 आ रहा है, ये ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे 6 रखते हैं, 7 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। अभी तक ये सही जा रहा है, तो ये कैरी हो गया 6, 7 6 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45। क्या ये तीनों सेम आए, नहीं आए, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 7 4 इंटू 6, 6 4 24, 4 आ गया, फिर 2, 7 6 42, 42 और 2 ऐड 44, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45। टू फिल अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ एरिया 700 मीटर स्क्वायर 140 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन अ टैंक। ठीक है, एक 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो हमारा जो ये टैंक है वो किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, और टैंक में पानी भरा हुआ है मतलब वो 3D है। तो रेक्टेंगुलर शेप जो 3D में होता है उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड, और इसमें पानी भरा है मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो हमें क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना है, जो फिगर हमको दिखा हमने उसके अकॉर्डिंग क्या किया, फॉर्मूला पुट किया। यहाँ पे वॉल्यूम की बात की गई है। अब ये आप कैसे समझेंगे कि इसमें वॉल्यूम की बात कैसे की गई है। 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो जहाँ पे क्यूबिक यूनिट आती है वो क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट होती है। तो यहाँ पे 140 यूनिट्स क्या है, वॉल्यूम दिया गया है। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम कितने पानी की आवश्यकता पड़ी है, 140 मीटर क्यूब। ठीक है, अभी हमें और क्या चीज़ दी गई है, एरिया। एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगुलर है तो उसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो कितना दिया गया है 700। तो ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ है इसकी जगह हम क्या रख देते हैं 700 इंटू हाइट, हमारे फॉर्मूले से आ ही गया, इक्वल्स टू 140। इसको सॉल्व कर देंगे, h इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाय 700। इनको कैंसिल करने के बाद कितना आया, 2/10। ठीक है, 2/10 हमें ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे मीटर से हमारी यूनिट किस में आंसर आ रहा है, सेंटीमीटर में। तो 2/10 इसको क्या करते हैं, सेंटीमीटर से कन्वर्ट कर देते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो उस टैंक की हाइट कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी टू टीच द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी। निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। ठीक है, तो यूज़ ऑफ ICT, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT का उपयोग, रोल प्ले, यूज़ ऑफ मॉडल्स, मॉडल का प्रयोग, या डूइंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं या प्रश्न हल करना।
तो अगर आप मनी या पैसों के बारे में कौशल सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे। मतलब पैसे का यूज़ करके, उसका लेन देन करके हम क्या करेंगे, बच्चे को पैसे का एडिशन सिखाएंगे, स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी। बच्चे को दे दिए 10 रुपये, फिर उसको और 10 रुपये दे दिए, अब उससे पूछे आपके पास कितने रुपए आ गए हैं। तो आप इस तरीके से रोल प्ले करके क्या कर सकते हैं, बच्चे को एडिशन ऑफ पैसे पढ़ाने, मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट टेक्निक क्या हो जाएगी, रोल प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। आफ्टर टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू हर क्लास, ए टीचर आस्क्ड हर चिल्ड्रेन टू मल्टीप्लाई 48/4। अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 से गुना करने को कहा। ठीक है, तो ऑन हर स्टूडेंट सॉल्व इट ओरली एस टू मल्टीप्लाई 48/4 वी फर्स्ट ऐड 48 to 48 which makes 96 and then add another 96 to reach 192 so that the answer is 192। उनके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया। उसने क्या किया, 48 को 4 से गुना करने के लिए पहले 48 में 48 जोड़ दिया, जिससे क्या आया, 96 आया, और फिर उसमें 96 और जोड़ दिया तो कितने आ गया, 192 आ गया, और इस प्रकार 192 उत्तर दिया। ठीक है, तो व्हाट कैन यू से डैट हिज हर स्ट्रैटेजी मल्टीप्लिकेशन। उन गुणा की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। एक बच्चे ने क्या किया, उसे 48 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने को बोला गया, तो उसने 48 को 48 से जोड़ के 96 ले आई, और फिर 96 में 96 और ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 192 आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं कि उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके की है। पहला ऑप्शन है, द चाइल्ड यूज्ड अ रॉन्ग मैथड टू मल्टीप्लाई, ही शी हैज़ टू यूज द प्लेस वैल्यू एल्गोरिथम टू मल्टीप्लाई द नंबर। बच्चे ने गुणा करने के लिए गलत विधि का उपयोग किया। संख्याओं को गुणा करने के लिए उसे स्थानीय मान एल्गोरिथम का उपयोग करना चाहिए था। तो ये बात तो सीधे साथ गलत है, क्योंकि अगर बच्चे ने आंसर, हमें मेथड कोई भी हो, आंसर अगर हमारा ये तरीका सही है तो ये मैथ्स में चलता है कि हम कोई से भी मेथड से करें। तो गलत मेथड से किया, ये बात तो क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन है, ही शी हैज़ नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसे गुणा की अवधारणा समझ में ही नहीं आई। अगर उसे समझ में नहीं आती तो वो इतना अच्छा आंसर नहीं देती और सही जवाब नहीं बताती। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड, द गिवन प्रॉब्लम इज अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम एंड नॉट अ एडिशन प्रॉब्लम। दी गई समस्या एक गुणा समस्या है और योग का समस्या नहीं है। देखिए, मैथ्स में कोई भी चीज़, हर चीज़ के करने के क्या होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये बात कहना गलत है कि वो एडिशन का क्वेश्चन नहीं था, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन था, तो उसको उसी प्रकार से करो। ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है, ही शी अंडरस्टूड मल्टीप्लिकेशन एज अ रिपीटेड एडिशन। उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है। ठीक है, उसका जो करने का तरीका है वो किस प्रकार का है, रिपीट एडिशन से वो सॉल्व कर रही है। तो ये ऑप्शन, मतलब ये जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने सॉल्व किसके मेथड से किया है, रिपीटेड एडिशन से। उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है, तो उसकी स्ट्रेटेजी रिपीटेड एडिशन वाली हो गई। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following should be taken up as an initial activity in introducing the concept of time to young learners। बच्चे को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधियों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। ठीक है, टाइम का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए।
इनिशियली मतलब स्टार्टिंग रूम में, स्टार्टिंग प्रारंभिक गतिविधि के रूप में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से स्टेज की बात की गई है, या क्या ये लास्ट में एकदम यूज़ करने वाली बात की गई है या इनिशियली बात की गई है। तो इस इनिशियली एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करे कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा डिस्कसिंग अबाउट द प्रियर एक्सपीरियंस विथ फ्रेजेस रिलेटेड टू टाइम, समय से संबंधित वाक्यांशों के लिए पूर्व अनुभव के बारे में चर्चा करना। नेक्स्ट ऑप्शन है टीचिंग चिल्ड्रेन हाउ टू रीड टाइम इन क्लॉक, बच्चों को पढ़ाने की घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए। थर्ड है टीचिंग चिल्ड्रेन हाउ टू कैलकुलेट इलैप्स टाइम, बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। या लास्ट ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ टाइम इन अ डिफरेंट यूनिट, विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। ठीक है, तो हम किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना पड़ेगा, पूर्व अनुभव से जोड़ना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बेस्ट है, डिस्कसिंग अबाउट द पीरियर एक्सपीरियंस विथ फ्रेजेस रिलेटेड टू टाइम, समय से संबंधित वाक्यांशों को पूर्व अनुभव के बारे में चर्चा करना। ठीक है, इसके अलावा बाकी अगर कोई टॉपिक भी आता है और अगर उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करवाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 49। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ असेसमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, हमें नहीं वाला बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। मॉनिटरिंग स्टूडेंट ग्रोथ, छात्रों के विकास की निगरानी करना। मेकिंग इंस्ट्रक्शनल डिसीजन, निर्देशक निर्णय लेना। इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की प्रभावशाली का मूल्यांकन करना। या फिर रैंकिंग द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो जो मॉनिटर करेंगे चाइल्ड की ग्रोथ, ये बात सही है। मेकिंग इंस्ट्रक्शन डिसीजन, निर्देशन निर्णय लेंगे, ये भी बात क्या है, सही है। उसके बाद इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम, ये भी बात क्या है, सही है। हम कितना इफेक्टिव रहा हमारी करिकुलम, ये भी जानने का तरीका है, क्या है, असेसमेंट है। तो तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन हम रैंकिंग करेंगे बच्चों को उनके असेसमेंट के आधार पर, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हमसे नहीं पूछा है कौन सी ऑप्शन गलत है, तो हमें डी ऑप्शन जो कि है सेकंड ऑप्शन में, तो डी हम मतलब सेकंड ऑप्शन जिसमें डी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। क्या वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, प्रदर्शन विधि, या लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गति आधारित अधिगम, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। तो मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट जो सुटेबल टीचिंग टेक्निक होती है, मेथड होता है, वो क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान विधि। इसके अलावा अगर हम किसी और सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे ईवीएस की या साइंस की बात करते हैं, तो उसके लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या हो जाती है, बेस्ट हो जाती है, जिसमें बच्चे एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं। तो क्योंकि हम मैथ्स सब्जेक्ट का भी ध्यान रखेंगे, तो मैथ्स के लिए बात की जा रही है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल इन लर्निंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम मैनी टाइम्स, एक समस्या को कई बार हल करना, या फिर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, किसी समस्या को हल करने की विभिन्न तरीकों को खोजना, या मेमोराइजिंग ऑल फार्मूलाज, सभी सूत्र को याद कर लेना, या कॉपिंग करेक्टली व्हाट टीचर राइट्स ऑन अ बोर्ड, शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसका सही ढंग से नकल करना। तो कौन सी मोस्ट इसेंशियल है, तो वो क्या हो जाएगा,
एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीके खोजना। और ये हमें एक्सप्लोर करना हमेशा ही टीचिंग में क्या होता है, लर्निंग केस में बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये तो बेस्ट ऑप्शन हो गया। अब बाकी ऑप्शन गलत क्यों है वो भी देखते हैं। किसी क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना कि वो याद हो जाए, ये क्या होता है, गलत तरीका है। हम रटवाने का काम नहीं करते हैं, मेमोराइज ऑल फार्मूला, ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। मतलब अगर गलत वाले ऑप्शन आते हैं तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। और कॉपी करना, ये भी बात क्या हो जाती, गलत हो जाती। तो 3 ऑप्शन तो हम वैसे ही गलत कर सकते थे, तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो एक्सप्लोर जो वर्ड है वो पॉजिटिव हो जाएंगे एंड जो बाकी वर्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। The strategy of questioning used in a mathematics class at upper primary level, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति क्या होती है। शुड बी डिस्करेज, अगर बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उनको हतोत्साहित कर दे, एज इट डीमोरलाइज द चिल्ड्रेन हु इज़ अनेबल टू आस्क, बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह उस बच्चे को नीचा दिखाती है जो उत्तर देने में असमर्थ हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, इसको हम पहले ही काट देते हैं। ठीक है, मेक द क्लासरूम नॉइजी, मेक्स क्लासरूम नॉइजी एज चिल्ड्रेन वुड बी टॉकिंग टू मच, अगर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो क्लास में बहुत शोर होता है, कोलाहल पूर्वक बनाता है क्लास को, यह भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है could create stress among children and may lead to accept the teacher's authority, बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। तो ये बच्चों में स्ट्रेस क्रिएट करता है, ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चनिंग बच्चों में स्ट्रेस नहीं पैदा करता, उनके समस्याओं को सुलझाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्प चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर थॉट और अंडरस्टैंडिंग एंड थिंक क्रिटिकली, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद मिलती है। ठीक है, तो उनको क्या होती है, हेल्प होती है क्वेश्चन पूछ करके। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे तीनों ऑप्शन तो सीधे सीधे कट रहे थे, तो आप इससे भी आप ये ऑप्शन टिक कर सकते थे। पेडागोजिकल क्वेश्चन में हमें बेसिक मेंटेलिटी रख करके आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। A teacher has taught measurement of area to the class 8th children, but many of her students are confused between uses of different units of area and volume. What could be the reason of such confusion in children? एक शिक्षक ने कक्षा 8वीं के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया, लेकिन उनमें कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों का उपयोग के बीच में उलझन में हैं। बच्चों के इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, वो लोग क्या है, एरिया और वॉल्यूम में कंफ्यूज हैं, तो हमें बताना है कि कारण क्या हो सकता है। द चिल्ड्रेन डिड नॉट नो द यूज ऑफ यूनिट फॉर एरिया, बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता है। या फिर चिल्ड्रेन हैव नॉट मेमोराइज डिफरेंट यूनिट, बच्चों को विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया है। या डिफरेंट यूनिट हैव बीन इंट्रोड्यूस ऑल टुगेदर विदाउट रिलेटिंग देम विथ देयर डेली लाइफ, अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। या फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया इज डिफ़िकल्ट टॉपिक फॉर क्लास 8th लर्नर्स, कक्षा 8वीं के शिक्षार्थियों के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है। तो ऑप्शन देखते हैं, अगर बच्चे को यूनिट एरिया की यूनिट आता ही नहीं, ये बात क्या है, गलत हो जाएगी। बच्चे ने यूनिट्स याद नहीं की, मेमोराइज फिर आ गया, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद 8th क्लास के लिए जो एरिया का टॉपिक है, मेजरमेंट का टॉपिक है, वो डिफ़िकल्ट होता है, ये भी बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पर हाँ, एक कारण हो सकता है कि जो एरिया का टॉपिक और वॉल्यूम का टॉपिक क्या सिखा दिया गया हो,
एक साथ सिखाते गए हो बिना उसको प्रैक्टिकल यूज़ किए हुए, डेली लाइफ से रिलेट किए हुए। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड। डिफरेंट यूनिट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस ऑल टुगेदर विथआउट रिलेटिंग देम विथ देयर डेली लाइफ। अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बता दिया गया है। इसलिए बच्चे क्या हैं? एरिया और वॉल्यूम में कंफ्यूज हैं। तो इसलिए हमें जब भी ऑप्शन में दिखे कि हमें उसे डेली लाइफ से रिलेट करना है तो ये क्या होता है? हमेशा सही उत्तर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 Which one of the following can be most appropriate aim of encouraging mathematical communication in classroom? कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है चिल्ड्रन शुड बी एबल टू यूज a precise language while talking about mathematical statement and using them. गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। या फिर सेकंड ऑप्शन है चिल्ड्रन हु हैव फियर अबाउट मैथमेटिक्स शुड बी एबल टू इंटरेक्ट इन द क्लास। गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। या टू ऑर्गेनाइज डिबेट्स इन अ क्लास रिगार्डिंग टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों को विषय के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना। या फिर चिल्ड्रन शुड बी एबल टू रिसाइट थ्योरम्स एंड फॉर्मूला इन मैथमेटिक्स क्लास। बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों का वाचन में सक्षम होना चाहिए। तो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? मैथमेटिकल कम्युनिकेशन चाहते हैं तो हमें बच्चे को उनकी लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए कि जो बच्चे बोल रहे हैं उसका उनकी लैंग्वेज क्या हो? सही हो। जो स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तो गणितीय विवरण के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते समय बच्चे को एक सटीक भाषा के बारे में सक्षम होना चाहिए कि बच्चे जिस सिंबल्स के बारे में बात कर रहे हैं वो सही बोले। तो उनकी लैंग्वेज सटीक होनी चाहिए सिंबल्स के बारे में, और जो भी थ्योरम वगैरह मतलब उनकी लैंग्वेज करेक्ट होनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स इज। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है टू नो द गैप ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, या बच्चों की समझ में अंतर जानना। या टू गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स, माता पिता को प्रतिक्रिया देना। या फिर टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट भरना। या टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टर्म एग्जामिनेशन, अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र योजना बनाना। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो पर्पस होता है वो क्या होता है? टू नो द लर्निंग गैप ऑफ चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चों में कहाँ समझ में मतलब समझने में या बच्चों को ढंग से समझ में आया कि नहीं, ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, ताकि उसके बेसिस पे हम रेमेडियल क्लासेस दे सकें। जो उनकी बच्चे का कहीं पे उन्हें समझ नहीं आया तो उसे सुधारा जा सके। तो ये पेरेंट्स को फीडबैक देने के लिए नहीं किया जाता है, रिपोर्ट कार्ड भरने के लिए नहीं किया जाता है, और क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं किया जाता है। तो तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 रेमेडियल टीचिंग इज़ हेल्पफुल फॉर। अभी आप बताया है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद क्या होता है? रेमेडियल टीचिंग होता है। तो उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। किसके लिए सहायक होगी रेमेडियल टीचिंग? टीचिंग द होल क्लास, पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए। या रिकैप्चुलेटिंग द लेसन, पाठ्य की पुनरावृत्ति के लिए। या टीचिंग इन अ प्लेवे मेथड, खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए। या रिमूविंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ वीक स्टूडेंट, कमज़ोर छात्रों की शिक्षा की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। तो डायग्नोस्टिक से हमने पता किया कि किस बच्चे को समस्या आ रही है, और रेमेडियल से हम सिर्फ उन बच्चों की क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। हम इसमें पूरी क्लास को नहीं पढ़ाते हैं, फिर से नहीं पढ़ाते हैं, और प्लेवे मेथड से नहीं पढ़ाते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ।
नेक्स्ट है हमारा 57th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, कौन सा गणितीय प्रक्रिया नहीं है। विजुअलाइजेशन, हम विजुअलाइज करते हैं, शेप्स को विजुअलाइज करते हैं, मानसदर्शन करते हैं। मेमोराइजेशन तो हम किसी भी सब्जेक्ट में ही करते, तो रटना क्या होगा, गलत हो जाएगा। एस्टिमेट, आकलन लगाते हैं। मैथ्स में आकलन तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। और मेजरमेंट मापन भी करते हैं। तो क्या नहीं करते हैं, मेमोराइजेशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है 58। क्वेश्चन नंबर 58, एरर प्ले ए क्रूशियल रोल इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। द स्टेटमेंट इज, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कथन है, क्या यह कथन फॉल्स है, असत्य है? बिकॉज एरर्स ऑकर ड्यू टू केयरलेसनेस, असत्य है, क्योंकि गलतियां होती ही नहीं, क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है। ये बात क्या है, गलत है या फिर सही है? बिकॉज एरर रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ चाइल्ड, सत्य क्योंकि त्रुटियां बच्चों की सोच को दर्शाती हैं। या फॉल्स बिकॉज मैथ इज एग्जैक्ट, असत्य है क्योंकि गणित तो सटीक है। या ट्रू बिकॉज एरर प्रोवाइड फीडबैक अबाउट द मार्क्स दे ऑब्टेन, सत्य क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रक्रिया प्रदान करती है। तो जो एरर हैं वो क्या बताते हैं, हमें फीडबैक देते हैं कि जो गलतियां का कारण क्या हो सकता है, या जो भी फीडबैक होता है वो गलतियां हमें देती हैं। तो गलतियां एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th, सत्य क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर मतलब कोई फीडबैक वीडियो से रिलेटेड भी है तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। While teaching shapes, a teacher can plan a trip to historical places as, आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है। क्यों? अगर शेप्स पढ़ा रहे हैं टीचर तो वो हिस्टोरिकल प्लेस की ट्रिप क्यों करेंगे? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। इट नीड्स टू प्रोवाइड लेजर टाइम्स एज मोस्ट ऑफ द सिलेबस हैज़ बीन completed in टाइम, अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुका है। मतलब हमारा कोर्स जल्दी हो गया इसलिए हम उनको हिस्टोरिकल प्लेस पे ले जा रहे हैं। ये बात तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है, इट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, यह संचार कौशल में विकास करने का अवसर होगा। तो क्योंकि बात क्या हो रही है, शेप्स की हो रही है, लैंग्वेज की क्लास नहीं है जिसमें हम क्या करें, बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करें। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये लैंग्वेज की क्लास होती, हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते तो ये ऑप्शन हो सकता था। लेकिन क्योंकि हम मैथ्स में शेप पढ़ा रहे हैं तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर थर्ड है, शेप आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी आर्किटेक्चर एंड सच ट्रिप्स इनकरेज कनेक्शन अक्रॉस डिसिप्लिन, आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषय में संबंध को प्रोत्साहित करती हैं। तो ये बात तो सही है। हिस्टोरिकल प्लेसेस से बच्चे क्या करेंगे, डिफरेंट शेप्स को प्रैक्टिकली देखेंगे। तो ये ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, फील्ड ट्रिप्स आर रिकमेंडेड बाय एजुकेशन बोर्ड सो मस्ट बी ऑर्गेनाइज, शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है इसलिए इसका आयोजन आवश्यक है। क्योंकि एजुकेशन बोर्ड हमें रिकमेंड कर रहा है फील्ड ट्रिप की, इसलिए हम शेप्स पढ़ाने के लिए फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करें, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो अब तक क्या ऑप्शन सही मिला है हमें, सी वाला। देख लेते सी वाला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में सिर्फ सी वाला ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड सी। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। ए स्टूडेंट was asked to calculate the surface area of cube.
ही कैलकुलेटेड द वॉल्यूम। एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने क्या निकाल दिया, आयतन निकाल दिया। द रीज़न ऑफ एरर इन कैलकुलेशन इज, उसकी गणना में जो त्रुटि है उसका कारण क्या है। क्या वो कारण, द स्टूडेंट फाइंड्स द क्लास बोरिंग एज शी डज नॉट लाइक मैथमेटिक्स क्लास। छात्र कक्षा को उबाऊ पाता है क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं है। अगर उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं होती है तो उसे वॉल्यूम निकालना भी नहीं आता। तो ये बात तो क्या हो गई, गलत हो गई। द नेक्स्ट है, द स्टूडेंट इज़ नॉट फिट टू स्टडी इन द क्लास। उस छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर बच्चे को सरफेस एरिया निकालने को कहा गया और वो वॉल्यूम निकाल देता है, वो क्लास के लायक ही नहीं है, ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन है, स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। ठीक है, बच्चे ने क्या किया, एरिया और वॉल्यूम को ढंग से उसके कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए, ये बात क्या है, सही हो गई। द कॉन्सेप्ट हैज़ अंडरस्टूड द स्टूडेंट हैज़ अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम। छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गया है। अगर छात्र उस वॉल्यूम एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझ जाता तो वो ऐसी गलती नहीं करता। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर अगेन हमें क्या मिल गया, ऑप्शन सी सही है। तो हमें बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सी वाला सही हो जाएगा। तो 60 का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। इसके साथ ही हमारा मैथ्स का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।